गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन क्या। देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में फिजिक्स का वैसे वैसे क्वेश्चन को हम फोड़ने वाले हैं सर, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यानी कहने का सेंस है ना सर कि आज की क्लास से ही आपके एग्जाम में मामला फंसने वाला है। तो इस क्लास को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कर लेना मेरे भाई। जब इस क्लास को आप पूरा कर लोगे ना, इसके बाद जाकर के आप मॉडल पेपर बनाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे, तब जाकर के फील करना कि सच में इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं आगाज। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जरा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है सर। चलते हैं सर, आइएगा जरा देखिएगा क्या कहता है। आपके सामने हमने 1 नंबर सवाल को पेश कर दिया, ठीक है। कहता है घरों में विद्युत ऊर्जा की माप निम्न मात्रकों में से की जाती है। यानी कहने का सेंस है कि घर में जो विद्युत ऊर्जा का जो माप किया जाता है, घर में विद्युत ऊर्जा का जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, तो वो किलोवाट घंटा से मापा जाता है, ठीक है। हमसे बोला है कि घरों में विद्युत ऊर्जा की माप निम्न मात्रकों में से किससे किया जाता है। तो घरों में जो विद्युत ऊर्जा का जो माप किया जाता है ना, वो किलोवाट घंटा से किया जाता है। किससे किया जाता है मेरे भाई? किलोवाट घंटा से किया जाता है। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि घर में जो विद्युत करंट आता है उस विद्युत ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, तो उस विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आपसे पूछेगा मेरे भाई, आपसे पूछेगा पता है क्या, कि घरों में, आपसे पूछेगा घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 5 एम्पियर की होती है, ठीक है। ये भी लिख लेना, हमने क्या लिखा है कि घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 5 एम्पियर की होती है। एक बात और नोट कर लेना इसी में सर, घरों में 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। तो आपसे भी पूछ सकता है कि घरों में कितना वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है, तो घरों में 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है। आपसे पूछेगा कि घरों में कितना आवृत्ति की करंट प्रवाहित होती है, तो घरों में 50 HZ की आवृत्ति प्राप्त होती है। आपसे कोई पूछेगा कि घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तो 5 एम्पियर की होती है। घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत वोल्ट करंट जो होता है वो हमारा होता है 220 वोल्ट का होता है। आपसे पूछेगा घरों में प्रवाहित होने वाली आवृत्ति, जब आवृत्ति बोलेगा तो 50 HZ, ठीक है मेरे भाई। हमने क्या बोला है, जब आपसे विद्युत धारा बोलेगा तो 5 एम्पियर, वोल्ट बोलेगा तो 220 वोल्ट, आवृत्ति बोलेगा तो 50 HZ, ठीक है। भारत के घरों में, भारत के मतलब किसी भी गांव में अगर जाओगे सर, तो घरों में जो करंट प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है ना, वो होता है 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट से ज्यादा नहीं होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत वोल्ट, कितना वोल्ट की करंट आती है, तो 220 वोल्ट की करंट आती है। कितना एम्पियर का धारा होता है सर, तो विद्युत धारा होता है 5 एम्पियर का। आपसे पूछेगा आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति होता है 50 HZ। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अच्छा, ये सवाल कितने लोग बनाओगे, जरा देखो ना मोहतरमा, है ताकत लगा दो ना जरा जोर, ठीक है। आइएगा सर, कहता है क्या, जरा गौर करना कि सामान्यतः प्रयोग होने वाली फ्यूज तार बनी होती है किसकी। अच्छा, हमें सामान्यतः मतलब लगभग जो फ्यूज तार होता है, लगभग जो फ्यूज तार होता है मेरे भाई, हमसे बोला सामान्यतः मतलब लगभग फ्यूज तार, ठीक है। लगभग, लगभग फ्यूज तार जो बना होता है मेरे भाई, वो होता है आपका बना हुआ टीन का होता है। किसका होता है? टीन का होता है। इसके बाद वो सर वो निकेल का टीन का होता है, टीन का नहीं होता सर, हाँ टीन का होगा। इसके बाद वो तांबा का होता है, ठीक है सर। इसके बाद वो शीशे का होता है, ठीक है। किसका होता है? शीशे का होता है। के एल कॉपर से होते हैं, ठीक है। आ जाना, हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है, हम नहीं बोला सर, एक्चुअली में आपका सवाल बोला है कि सामान्यतः प्रयोग होने वाली फ्यूज तार बनी होती है किसका, जो हमारे घर में फ्यूज तार जो लगा होता है सर, जानोगे कहाँ फ्यूज तार होता है, जाकर के बोर्ड देखोगे ना सर, तो बोर्ड में इतना बड़ा एक फ्यूज लगा हुआ रहता है। अगर इसको तुम खींच लोगे ना सर, तो पूरे घर
अंधेरे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अंधेरा में सब काम नहीं होता है मेरी भाई, ठीक है, आ जाना। तो वो वाला जो फ्यूज तार बना होता है ना, वो बना होता है टीन का, तांबा का और शीशा का, ठीक है। किसका किसका बना होता है? तो टीन का, तांबा का, शीशा का। तो फ्यूज तार किसका किसका बना होता है? तो टीन का, तांबा का, शीशा का। फ्यूज तार किसका किसका बना होता है? तो टीन का, तांबा का, शीशा का। ए मोहतरमा, बोलना मेरे साथ, हाँ, सब कोई बोलेगा, जो ना बोलेगा नूरी तो सपना में हम आएंगे रात में, हाँ, पूरा सिस्टम को हिला देंगे। इसलिए मेरे साथ बोलो सर, हमने क्या बोला? फ्यूज तार किसका किसका बना होता है? तो फ्यूज तार बना हुआ होता है टीन का, तांबा का, शीशा का। फ्यूज तार किसका किसका बना होता है? टीन का, तांबा का, शीशा का। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, इसी से आपसे पूछेगा सर कि विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है? आपसे अगर पूछ देगा विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है, आपसे अगर पूछ देगा, आपसे पूछ देगा कि विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है? विद्युत हीटर का तार बना होता है किससे? बना होता है किससे? तो विद्युत हीटर का जो तार बना होता है ना मेरे भाई, वो होता है नाइक्रोम का। किसका होता है? वो हमारा होता है नाइक्रोम का। किसका होता है मेरे भाई? नाइक्रोम का, ठीक है। हमने क्या बोला है कि जब फ्यूज तार बोलेगा, फ्यूज तार किसका बना होता है? तो टीन, तांबा और शीशे का, ठीक है। आपसे बोलेगा सर कि विद्युत हीटर का तार बना होता है, तो किसका? नाइक्रोम का बना होता है। हाँ, इसी से आपसे और पूछ सकता है सर कि घरों में मुख्य लाइन की तार होते हैं। ये भी पूछ सकता है आपसे कि घरों में मुख्य लाइन का तार होते हैं किसके? घरों में जो मुख्य लाइन का तार होता है ना मेरे भाई, वो होता है एक गर्म दूसरा ठंडा होता है। कौन होता है मेरे भाई? एक गर्म होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है मेरे भाई? तो दूसरा जो होता है सर, वो आपको ठंडा होता है, ठीक है। क्या होता है? ठंडा। क्या होता है मेरे भाई? ठंडा, ठीक है, आ जाना। तो हमने आपको दो चीज बताया है कि फ्यूज तार जो बना होता है सर, वो तांबे, टीन और शीशे का होता है। आपसे पूछेगा विद्युत हीटर का तार बना होता है, तो नाइक्रोम का होता है। आपसे पूछेगा कि घरों में मुख्य लाइन का तार होते हैं, तो एक गर्म होते हैं, दूसरा ठंडा होते हैं। देखो सर, मैं औरों के जैसा नहीं पढ़ाऊंगा सर। जो सवाल आएगा ना, तो सिर्फ हम आपको ए, बी और टिक नहीं कराएंगे सर। उस सवाल से रिलेटेड जो सवाल आपको बनता है, वो हर चीज आपको हम पढ़ा देंगे मेरे भाई, ठीक है। यानी कहने का सेंस है सर कि मैं आपको उतना बता दूंगा कि उससे बाहर आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है सर। बस आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे दोस्तों अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि सर जब सही चीज को सही जगह नहीं पहुंचाओगे ना, तो लोग सही चीज पढ़ाना छोड़ देंगे मेरे भाई। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपसे अनुरोध है मेरे भाई कि बस सही चीजों को सही जगह पहुंचा दो। यानी कहने का सेंस है सर कि हर घर तक शिक्षा को पहुंचा दो। बस मेरा मकसद है, मेरा उद्देश्य है मेरे भाई कि हर घर तक शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है सर। चलो इसे जरा याद कर लेना सर। आइएगा जरा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, जरा गौर करना सर। कहता है क्या कि तुझे देख कर जीता हूं हम, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है क्या? अरे मास्टर, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है? देखो सर, जब इलेक्ट्रॉन, पता है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा गति में होता है, इलेक्ट्रॉन कभी विरामा में होता ही नहीं है। हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सर, वो हमेशा क्या चीज में होता है? गति में होता है। इलेक्ट्रॉन कभी विरामा में होता ही नहीं है। हमने क्या बोला ए मोहतरमा? हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा गति में होता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास प्लस चार्ज होता है, यहां से इस प्रकार से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन होता है, ए बी इलेक्ट्रॉन, ए बी इलेक्ट्रॉन, ए बी इलेक्ट्रॉन, ए बी इलेक्ट्रॉन, ए बी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरे भाई, वो हमेशा मूव करता है, हमेशा गति में रहता है। तो इस बात को आप नोट कर लेना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा गति में
होता है। हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन हमेशा गति में होता है, ठीक है सर। लेकिन हमसे पूछा कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है क्या। तो गतिमान इलेक्ट्रॉन जो है ना सर, वो उत्पन्न करता है क्या पता है सर। तो ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। हमने क्या लिखा है सर, आ जाना। हमने लिखा है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न क्या करता है, कौन। तो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है, जब कोई एक गतिमान इलेक्ट्रॉन हो ना सर, तो वो अपने आप में विद्युत और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। हमने क्या बोला है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरे भाई, वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है सर। हमने क्या बोला कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। आ जाना सर। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि धारावाही, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है। आइएगा, मैं आपको इसी से एक और क्वेश्चन बनता है सर। आपको पता है क्या, आपसे पूछेगा सर कि, अच्छा छोड़ दो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ, पहले अगला क्वेश्चन में आ जाना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा गौर करना, ठीक है। आइएगा, ये क्वेश्चन कहता है ना सर कि एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या। अच्छा, हंसकर जरा तू रोकर मेरे पास आना ना। आओ, मेरे को गाना गाना आता ही नहीं है। अगर गाना गाने आता ना, सच बता रहे, हम पढ़ाते नहीं। तो सोच लो तुम लोग का भविष्य क्या होता है। ए मास्टर, तुम्हारे जैसा ढेर मास्टर है यूट्यूब पे। आओ, कहता है सर क्या, जरा गौर करना, सवाल की तरफ जरा गौर करना सर। कहता है क्या कि एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखो सर, आपसे पूछा है कहां पे, तो आपसे पूछा है केंद्र पर, क्या, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आपसे पूछा है केंद्र पर क्या उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या होगा मेरे भाई, तो ये कुंडली के तल के समांतर होता है। कुंडली के तल के क्या होता है, समांतर होता है सर। ये क्या होता है, कुंडली के तल के समांतर, कुंडली के तल के समांतर होता है। हमने क्या लिखा है सर, हमने बोला है कि एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर, किस पर, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको कुंडली के तल के समांतर होता है। जैसे आपसे बोलेगा कि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो कुंडली के तल के समांतर होता है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो कुंडली के तल के समांतर होता है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो कुंडली के तल के समांतर होता है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के समांतर होता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के समांतर होता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के समांतर होता है। ये बात को जरा नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के समांतर होता है। इस बात को जरा नोट कर लेना सर, क्योंकि यही सब सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। जरा गौर करना। अच्छा, तुमको कैसे पता चल गया मास्टर कि यही सवाल आएगा, मेरे को पता है ना। आ जाओ, इसी से रिलेटेड आपका सवाल ये भी पूछा जा सकता है मेरे भाई, पता है क्या, आपसे पूछा जा सकता है कि धारावाही परिनालिका में ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वाही परिनालिका में, ठीक है। धारावाही परिनालिका में धारावाही परिनालिका में धारा की दिशा बदल दी जाए, धारा की दिशा बदल दी जाती है, धारा की दिशा बदल दी जाती है, तो वह घूम जाएगी, अब सवाल पता है कि बोला, सवाल बोला है ना सर कि धारावाही परिनालिका में धारा की दिशा अगर बदलेगा, ऐसे सोचना, धारा की
दिशा में परिवर्तन, धारा की दिशा बदलेगा तो वो घूम जाएगा। अब सोचो सर, ऐसे सोचना, पहले ये जा रहा था इधर, सपोजेट ये जा रहा था इधर, अब इसका मतलब धारा की दिशा बदल गया तो वो पहले जा रहा था ऊपर इस प्रकार से, अब डायरेक्ट तुम ये अपोजिट में जाएगा। अब सोचना, पहले जा रहा था इधर, अब जाने लगेगा इधर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना आएगा, तो 180 डिग्री आएगा। तो जब भी आपको बोलेगा कि धारावाही परिनालिका में, धारावाही परिनालिका में धारा की दिशा बदल जाएगा, पहले धारा इधर जा रहा था अब धारा जाने लगा इधर, एकर मतलब ये जब पहले धारा इधर जा रहा था अब धारा जाने लगा इधर, तो ये इसके बीच का जो कोण बनाता है मेरे भाई वो 180 बनाता है, यानी कहने का सेंस है वो घूम जाएगी 180 डिग्री के कोण से। कितना डिग्री के कोण से घूम जाएगी, तो 180 डिग्री के कोण से घूम जाएगी। ठीक है, हमने क्या बोला है, तो हमने बोला है सर कि धारावाही परिनालिका में धारा की दिशा बदल दी जाती है तो वह घूम जाएगी 180 डिग्री के कोण से। ठीक है सर, इस बात को नोट कर लेना सर। हमने क्या बोला है कि अगर धारा की दिशा बदल दिया जाता है तो सपोजेट मान लो कि पहले धारा जा रहा था ऊपर, अब धारा जाने लगेगा नीचे, तो ऊपर और नीचे के बीच का जो कोण क्रिएट करेगा मेरे भाई 180 करेगा, इधर भी 180 इधर भी 180। ठीक है, तबे तो पूरा घूमने के बाद 360 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस बात को जरा नोट कर लेना सर। ठीक है, बहुत ही महंगा पॉइंट है मेरे भाई ये वाला, हमारा पास पॉइंटो बड़ा महंगा महंगा होता है। ठीक है, चलो आ जाएगा। हमने बोला धारावाही परिनालिका में धारा की दिशा बदल दी जाती है तो वह घूम जाएगी 180 डिग्री के कोण से। ठीक है, चलिए आइएगा जरा अगला सवाल की तरफ। अच्छा, ये सवाल क्या कहता है सर, ये सवाल तो देखने वाला है सर। कहता है ना सर कि निलंबित कुंडली धारामापी में धारा मापी जा सकती है। अच्छा, निलंबित कुंडली में धारामापी में धारा मापी जा सकती है कहां तक, किस कुंडली में? सबसे पहले कुंडली समझना, तो हमसे पूछा है निलंबित में, किसमें? निलंबित में, निलंबित में। ठीक है, निलंबित, निलंबित कुंडली में, कौन कुंडली में मेरे भाई? निलंबित कुंडली में धारा मापी जा सकती है, निलंबित कुंडली में धारा मापी जा सकती है। तो निलंबित कुंडली में धारा मापी जा सकती है 10 पे पावर कितना? 9। 10 पे पावर कितना मेरे भाई? -9। 10 पे पावर -9 एम्पियर तक। हमने क्या लिखा है कि कौन कुंडली? तो निलंबित कुंडली। निलंबित कुंडली में धारा मापी जा सकती है तो 10 पे पावर -9 एम्पियर तक। कहां तक? 10 पे पावर -9 एम्पियर तक। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हम बोल रहे हैं मुझे ना पॉलिटेक्निक का ये नोट चाहिए था। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मिल जाएगा। और क्लास भी करना है ना? तो क्लास के लिए 299 रुपये फी है उसका। हाँ तो ठीक है, वो पे फोन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो लिंक कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं? कौन सा? एएसके साइंस क्लासेस? हाँ 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 जी। जी सर, ठीक है। उसके सब पैसा भेज के इसी नंबर पे भेज देते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ सर, तो हमने क्या बोला है? हमने बोला है सर कि निलंबित कुंडली, कौन कुंडली? तो निलंबित कुंडली। निलंबित कुंडली में जो धारा मापा जाता है, विद्युत धारा जो मापा जाता है वो हाईएस्ट से हाईएस्ट मापा जाता है 10 पे पावर -9 एम्पियर तक। हमने क्या बोला है कि निलंबित कुंडली में जो धारा मापा जाता है वो 10 पे पावर -9 एम्पियर तक मापा जाता है। कहां तक? 10 पे पावर -9 एम्पियर तक मापा जाता है। इस बात को जरा नोट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिए जरा आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है? सवाल नंबर 6। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना मेरे भाई। बड़ा ही मजेदार सवाल है और बड़ा ही भयानक सवाल है। जरा इधर देखिएगा सर, ये क्या कहता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं आप सभी को कि जिन लोगों ने अभी तक विजेता बैच को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई, तो जाकर के विजेता बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है सर, विजेता बैच को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मकसद ये है ना मेरे भाई कि विजेता बैच का ही मतलब होता है सिलेक्शन। हाँ, हमने पूरे पूरे चीजों को हमने एक ही वर्ड में बोल दिया, विजेता बैच का मतलब सिलेक्शन। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि सर आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कीजिए एसके साइंस क्लासेस ऐप, जहां पे आपको दिखेगा विजेता बैच, जिसका फी मात्र 399 रुपया था, लेकिन हमने उसे कर दिया 8 मई से लेकर के 12 मई तक मात्र 299 रुपया। अब बोलो मेरे भाई कि इससे सस्ता कोई होता है क्या? नहीं होता है सर। जितना कंटेंट मैं देता हूं भाई उतना सस्ता फी में मिल ही नहीं सकता एजुकेशन, वो भी ये कंटेंट के साथ मैंने आपके लिए दिया मेरे भाई। तो जिन लोगों को ये बैच ज्वाइन करना है सर, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मिलेगा आपको
पूरा चैप्टर वाइज लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है सर। उतना ही नहीं, पता है सब कुछ मिलेगा जो आपका सपना है, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ सर वो सब कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है। आपको उसमें चैप्टर वाइज मिलेगा। सुबह को 11 बजे रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हो जाते हैं, शाम को 7 बजे डेली आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, आपको उसी नंबर पे 299 रुपये पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का बैच ज्वाइन करना है। मिनट भर के अंदर में सर आपको कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और जब आप ऐप को डाउनलोड किए होंगे ना, तो रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ आपको व्हाट्सअप पे भेज देना है, कोर्स खुल जाएगा। एक बात और बता देना चाहता हूं सर, सिलेक्शन इतना ही से नहीं होगा। सिलेक्शन दिलाने के लिए सर आपको कुछ और करना पड़ेगा, जो कि सर आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार में आपके एग्जाम में सवाल पूछा कैसा जाता है। पहले सवाल को समझना है कि एक्चुअली में सवाल जो मॉडरेट होता है, सवाल का जो क्वालिटी होता है वो कैसा होता है। तो हमने आपके लिए लेकर के आया है सर 1200 गेस प्रश्न, जहां पे आपको ऑल टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और हमने सर सारा को सॉल्यूशन किया अपने हाथों से। ये गेस क्वेश्चन जो है मेरे भाई, वो अपने हाथों से हमने लिखा और आप सबने बहुत प्यार दिया सर। तो बस थैंक यू, लव यू। बस ऐसा है, सपोर्ट करते रहना इसके साइंस क्लासेस को। और एक बात और बता देना चाहता हूं सर, जिन लोगों को ये गेस क्वेश्चन खरीदना है, तो आपके सामने 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा। ये ऊपर वाले दोनों नंबर ये कॉलिंग नंबर है, ठीक है। आप उस पर कॉल करके इंक्वायरी लिख सकते हैं, ले सकते हैं, किसी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है सर। आ जाना। लेकिन अगर आपको बैच वो कोर्स वो लेना है पीडीएफ, तो आपके लिए सर नीचे में दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर एंड पेमेंट नंबर 72 वाले नंबर, उसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का 1200 गेस प्रश्न चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, ठीक है सर। चलिए आइएगा, क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है ना सर, ये सवाल को जरा देखना, ढंग से देखना, मतलब प्यार से देखना, ठीक है। क्योंकि सवाल बिना प्यार से देखो, बिना प्यार का देखोगे ना, तो मेरे पास बुझे भी नहीं करेगा। क्योंकि संदीप कुमार का ही मतलब होता है प्यार बांटना, ठीक है। आइएगा, कहता है एक पिंड 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल एक दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा कृत कार्य। अच्छा, सबसे पहले सर जब भी सवाल आपके सामने आवे, तो सवाल में पहले ये सोचिए कि आखिरकार में सवाल में पता क्या है और हमको निकालना क्या है। तो सवाल में जो है सर वो 40 न्यूटन बल है, यानी कहने का सेंस है सवाल में आपको फोर्स पता है 40 न्यूटन का बल है, ठीक है सर। फिर कहता लगाने पर वह 60 डिग्री के कोण पर, अच्छा थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। आ जाना। कहता है वो 20 मीटर विस्थापित हो जाता है, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई की दूरी कितना है, तो 20 मीटर है। हमसे क्या पूछा सर, तो हमसे पूछा कृत कार्य, यानी हमसे कार्य पूछा। कार्य बोले तो W बराबर होता है मेरे भाई एफ कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कितने लोग नहीं जानते थे सर? हम तो जानते थे, लेकिन मेरा दिल में था, दिमाग में नहीं था। कितना लोग पता है कि सर पेटवा में तो है लेकिन मुंह में ना है, कैसे लिखें? शिद्दत से पढ़ोगे तब न मोहतरमा। देखो इधर आना, हमसे क्या निकालना है, वर्क निकालना है सर। W बराबर क्या होता है एफ कॉस थीटा। एफ का मान कितना है 40, अच्छा एस का मान कितना है 20। आ जाना सर, इंटू कॉस थीटा, कॉस कितना है 60 डिग्री। आप जरा सोचिएगा, ये 40 गुने कितना 20 गुने 60 का मान होता है 1/2, 2 से काटेंगे 10 बार में, यानी कहने का सेंस है 40 गुने 10 कितना हो जाएगा 400 जूल। कितना जूल आ जाएगा, W कितना जूल आ जाएगा 400 जूल। 400 जूल कहीं है, काहे नहीं रहेगा, वो कहेगा मम्मी पप्पा 400 जूल। ठीक है सर, सबको समझ में आया? अगर आया तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर कर देना सर, ठीक है। चलिए आइएगा, सवाल नंबर ये क्या कहता है जरा इसको भी देख लेते हैं, देखते हैं इसमें है कितना दम। कहता है ना गुरुजी कि एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अच्छा, मान लो एगो पत्थर है, हमने इसको ऊपर की ओर फेंका, पत्थर कहाँ जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तथा वह लौट कर पृथ्वी पर आ जाता है। आप सोचो मेरे भाई कि जब पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो कभी ना कभी नीचे आइबे करेगा। हाँ, अब तोर दिमाग में आ गया होगा ना, क्या है रे मास्टर, कितना के गति से पत्थर को ऊपर फेंकेंगे कि वो जिंदगी में कभी नीचे आइबे नहीं करेगा। हाँ, 11.2 किलोमीटर
प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर के स्पीड से जब पत्थर को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो पत्थर जिंदगी में कभी नीचे नहीं आएगा, वो वायुमंडल की ओर चला जाएगा। ठीक है सर। हेलो, हेलो हाँ बोलिए। सर, मनदीप को बात होगा सर पेपर पे। हाँ हाँ मनदीप, ठीक है सर, आपसे मैसेज कर देती हूँ सर। ठीक। हाँ, तो हमने क्या बोला है सर कि जब पत्थर को ऊपर फेंकेंगे कितना की स्पीड से, जब वो पत्थर का जो चाल रहेगा वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर की प्रति चाल से अगर पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो पत्थर जिंदगी में कभी नीचे नहीं आएगा। लेकिन हमने एक पत्थर को ऊपर फेंका, वो नीचे आ गया। ठीक है, तो कहता है इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है कहाँ पे। अच्छा, लौट ऊपर की यात्रा में अधिकतम ऊंचाई पर। अच्छा, ये पत्थर का अधिकतम ऊंचाई कहाँ है, तो वो पत्थर जहां तक पहुंचा होगा आ जाना। लौटते यात्रा में या तली पर कहाँ पे होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो सर। देखो इधर, यहां देखना, हमसे पूछा अधिकतम ऊर्जा, हमसे पूछा इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा। देखो स्थितिज ऊर्जा हमसे पूछा, गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हमसे पूछा है। ठीक है, जब स्थितिज ऊर्जा पूछे ना मेरे भाई, तो स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो अधिकतम ऊंचाई पर होगा। ठीक है, आ जाना। तो स्थितिज ऊर्जा कहाँ होगा, तो ये आपको अधिकतम ऊंचाई पे होगा। ठीक है, आपसे पूछा एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह लौट कर पृथ्वी पर आ जाता है। एक पत्थर को हमने ऊपर की ओर फेंका, वो लौट करके पृथ्वी पर आ गया, तो उसका अधिकतम जो ऊंचाई हो, अधिकतम जो स्थितिज ऊर्जा होगा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो होगा अधिकतम ऊंचाई पे। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पे, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पे। हमने क्या बोला कि अधिकतम स्थितिज ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पे। ठीक है सर, आ जाना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो आपका डी हो गया, बी हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया मेरे भाई तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना। ठीक है सर। हेलो, अच्छा ठीक है, अभी क्लास चल रहा है, ज्वाइन हो जाएगा। हाँ, तो यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपका सारे तकलीफों को मैं कर दूंगा यू खत्म। ठीक है सर, आना। कहता है 0.10 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली। अच्छा, मार ढका धक ढका ढक, गोली छोड़ा है रे। कुरफायत लोग कितना, इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो गोली भी छोड़ा होगा। लेकिन सर मैं तो कहूँगा ये सब काम करना सही चीज़ नहीं है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर छोड़ने जिनको नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा, निशाना आपका टाइट हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। सवाल क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है 0 पॉइंट इतना किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कहने का सेंस है एम का जो मान है वो 0.10 किलोग्राम द्रव्यमान है। ठीक है, आ जाना। कि गोली को 400 मीटर प्रति सेकंड की वेग से विरामावस्था में फेंका जाता है, यानी वेग कितना है, तो 400 मीटर प्रति सेकंड की वेग से विरामावस्था में लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, हमसे बोला है सर विरामावस्था में लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, क्या क्या पता है? सबसे पहले ये सोचना सर, हमसे पूछा कार्य, कार्य कितना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि कार्य बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा माइनस 0। क्यों करेंगे 0? क्योंकि हमसे पूछा 0.10 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली को 400 मीटर प्रति सेकंड की वेग से विरामावस्था में लाने के लिए कार्य करना होगा। जब वो विरामावस्था में लाएगा, इसका मतलब 0। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या 0, जो फाइनल वेलोसिटी 0 कर मतलब वो पूरे 0। नहीं समझा रही, फाइनल वेलोसिटी 0 कर मतलब पूरे 0। यानी डायरेक्ट कर दो सर, ये W बराबर 1/2, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है 1/2 mv²। ठीक है, आ जाना। 1/2 m का मान है 0 पॉइंट कितना 1 है ना, 0 पॉइंट कितना 1, ये 0 नहीं है लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुने ये भी का मान है 400, तो 400 गुने 400 कर दो क्योंकि स्क्वायर है। देखो ये पॉइंट कटेगा सर जी, तो नीचे 10 उतरेगा। आ जाना। ये 2 से काट, ये पहले ये एगो 0 से एगो 0 काट दो। अब ये 2 से काट दो 40 को, तो 20 बार में कटेगा। ये 20 से गुना कर दो 400 को, तो 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा सर, ये 8000 हो जाएगा। कितना हजार हो जाएगा, तो 8000 जूल हो जाएगा। कितना हजार जूल हो जाएगा सर, तो ये 8000 जूल हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया मेरे भाई तो कॉमेंट कर देना। हमने क्या बोला है सर कि 0.10 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली को 400 मीटर प्रति सेकंड की वेग से विरामावस्था में लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो
मतलब विरामावस्था में लाने के लिए एक मतलब कार्य बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा माइनस जीरो, क्योंकि हमसे बोला विरामा अवस्था, एक मतलब जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देना है। इनिशियल वेलोसिटी 400 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से है, फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देना, यानी हो जाएगा कार्य बराबर गतिज ऊर्जा माइनस जीरो कर देना। तो जीरो का महत्व खत्म है सर, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा सर W बराबर 1/2 mv², ठीक है, जहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। इस पर हमने रख दिया, कितना आ गया 800 जूल आ गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो ओकरो इलाज हमारा पास है, ठीक है। चलिए आइएगा जरा सवाल नंबर कितना, तो 9 की तरफ। 9 नंबर क्या कहता है सर, जरा गौर करना। कहता है ना कि 1 किलोवाट शक्ति की मोटर को 10 मीटर गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा होगी। अच्छा सर, हमरा तो सवाल बुझेबे न किया। सवाल ऐसे नहीं बुझाएगा, सवाल हमार भाषा में बुझाएगा। सवाल कहता है 1 किलोवाट शक्ति को, अच्छा 1 किलोवाट शक्ति को, जब 1 किलोवाट शक्ति को, इसका मतलब शक्ति बराबर हो गया 1000 वाट, ठीक है सर। 1 किलोवाट शक्ति बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है। आ जाना, हमने क्या बोला है, 1 किलोवाट शक्ति बराबर होता है 1000 वाट। मोटर को 10 मीटर गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए, अच्छा कितना मीटर गहरा कुआं है सर, तो 10 मीटर। एक मतलब जो गहरा कुआं है तो कुआं ऐसा होते हैं, और जब कुआं ऐसे होता है कर मतलब इसको ऊंचाई से इंडिकेट करेंगे, यानी h बराबर कितना हो गया 10 मीटर हो गया। प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा होगी, यानी कहने का सेंस है हमसे पूछा मेरे भाई, पता है क्या, वो हमसे पूछा है मात्रा होगी, मतलब किलो, सबका सब किलोग्राम में है, किलोग्राम में, इसका मतलब हमसे पूछा m का मान, सबका सम किलोग्राम में, इसका मतलब हमसे पूछा m का मान। आपको पता है एक चीज, एक फार्मूला होता है सर, पता है क्या, नहीं पता है, P बराबर, ये शक्ति बराबर होता है सर, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय, ठीक है। आ जाना, ये कार्य बोले तो W को लिख सकते हैं सर mgh, अब बटा में कितना सर, ये टाइम को T लिखेंगे। आ जाना, शक्ति कितना है 1000 है, तो 1000 कर दो। आ जाना, m का मान हमको निकालना है गुने, g का मान कितना रखो सर, तो g का मान आप 9.8 रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडिकेट किया रहेगा g का मान 10 तब तो 10 रखेंगे, अगर 10 नहीं दिया रहेगा, g का मान अगर नहीं कुछ इंडिकेट किया रहेगा तो 9.8 रखेंगे, ठीक है। h हमें कितना है 10 है, बट्टा में कितना है t, हमको अच्छा टाइम पता है। मास्टर टाइम कहाँ से निकाले रे, तो देखो सवाल में बोला ना है प्रति मिनट, अब प्रति मिनट बोले कर मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, यानी इसके जगह हम क्या कर देंगे 60 सेकेंड कर देंगे। प्रति मिनट मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इसको कर दो यहाँ पे 60 सेकेंड, ठीक है सर। आ जाना, इसको जरा ऐसे काट दो सर, 10 छक 60 6 बार में, इसको इससे गुना कर दो सर, तो इससे जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 600 बराबर कितना हो जाएगा m गुने कितना 9.8, इसको इधर भेज दो तो 600, अब बट्टा में आ जाएगा 9.8 बराबर कितना m, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा, तो ये 98 से भाग दे देंगे सर, जब 98 से भाग देंगे तो 612.24 किलोग्राम आएगा, ठीक है, किलोग्राम आएगा m का मान, ठीक है। आ जाना, तो m का मान कितना हो जाएगा सर 612.24, 612 पॉइंट कितना 24 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपकी सारे तकलीफ़ों को मैं कर दूंगा यूं ख़त्म, यूं मतलब यूं ख़त्म, हाँ यूं मतलब पूरे ख़त्म, कहीं कोई डाउटे नहीं है सर, ठीक है। चलो आ जाना, ये आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर कितना होगा, तो ये 10 होगा। 10 नंबर का आता है ना, दो पिंड का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है, तब ऐसे में, अच्छा कहता है दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है, तब ऐसे में उनके आयतन समान होंगे, उनके द्रव्यमान समान होंगे, उनके घनत्व समान होंगे, नन ऑफ दिस कोई नहीं। देखो सर, जब कंडीशन ऐसा होगा ना सर, दो पिंड
का द्रव में पूर्णतः डुबाए होने पे, जब पानी में कोई चीज डुबाया जाता है ना सर, तो द्रव्यमान एकदम समान हो जाता है। ठीक है, बड़ा वस्तु चाहे छोटा वस्तु, उसका द्रव्यमान एकदम समान हो जाएगा। पानी में उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर, तो बी होगा। यानी बी बोले तो उनके द्रव्यमान समान होंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बताना सर ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा ना मेरे भाई, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना। मेरा मकसद है सर गरीब का बेटा भी बने इंजीनियर। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू। ये क्लास कैसा लगा आपको जरा कमेंट करके बता देना मेरे भाई। अच्छा लगा ना रे मोहतरमा, कमेंट कर देना। ठीक है सर, थैंक यू सर, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबको बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।